कोई 35 टुकड़ों में मिला तो कोई 300 टुकड़ों में। किसी की बॉडी को काट के जंगल में फेंक दिया गया तो किसी को जिंदा ही तंदूर में भून दिया गया। आखिर कितनी दर्दनाक मौतें हो सकती है, वो भी अपने इंडिया में। विदाउट फर्दर डिले, हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अलहैद वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। वेलकम टू द वीडियो हॉरिफिक मर्डर्स इन इंडिया आइसबर्ग एक्सप्लेन्ड। टियर 1 द श्रद्धा वाकर केस। 26-27 साल की एक हंसती खेलती लड़की कैसे टुकड़ों में मिली अपने ही घर के फ्रिज में। एक ऐसा केस जिसने पुलिस तो छोड़ो, इंटरनेट क्रिटिक्स का भी दिमाग हिला के रख दिया था। बहुत ही रिसेंट केस है, इसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। श्रद्धा वाकर वॉज इन लव विद आफ्ताब पुनेवाला। ये लोग मुंबई में रहते थे और श्रद्धा की फैमिली बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी और इन दोनों को पता था कि अगर हम लोग यहीं पे रहेंगे ना तो हम लोग कभी शादी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लोग मुंबई छोड़ के आ जाते हैं दिल्ली। बट जो होता है, कपल्स के बीच झगड़े तो होते रहते हैं ना, बट इनका झगड़ा थोड़ा वायलेंट हो गया क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे को शक करते थे कि चीटिंग कर रहा है। श्रद्धा का भी डाउट था कि आफ्ताब इसके ऊपर चीट कर रहा है और सेम डाउट आफ्ताब का भी था। बट जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन ये लोग चीटिंग के ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली का खर्चा कौन उठाएगा, मुंबई से जो हम सामान लेके आएंगे उसका खर्चा कौन करेगा, इसके ऊपर ये लोग ना बहस कर रहे थे। और तब पता नहीं क्या हो गया, आफ्ताब ने अपने ही गर्लफ्रेंड श्रद्धा के पिताजी 3-4 दिन से उसको कॉल करने का ट्राई कर रहे हैं बट उसका कॉल लग नहीं रहा। हालांकि श्रद्धा उसको टेक्स्ट कर रही है बट ये सब टेक्स्ट देख के भी ना श्रद्धा के पिताजी को शक हो रहा है कि ये टेक्स्ट वो नहीं भेज रही है, उनकी बेटी नहीं भेज रही है, कोई और भेज रहा है। इसलिए वो कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस को। और पुलिस जब आफ्ताब पुनेवाला को उठाते हैं और पुलिस के सामने जब ये अपना कन्फेशन देता है तो पुलिस के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। आफ्ताब ने हिट ऑफ द मोमेंट में श्रद्धा को मार तो दिया था बट उसके बाद उसने बड़े ही चालाकी से अच्छे से 35 टुकड़ों में अपने गर्लफ्रेंड की बॉडी को अलग अलग कर दिया। और बाथरूम में जहां पे वो काट रहा था, सबसे पहले वो उस जगह को अच्छी तरीके से क्लीन करता है। उसके बाद कुछ टुकड़ों को वो फ्रिज में डाल देता है और कुछ टुकड़ों को वो जंगल में फेंकने चला जाता है। यही नहीं, आफ्ताब उसके बाद भी एकदम चिल्ड जिंदगी जी रहा था। ठीक है, अपने घर में वो लोगों को भी बुला रहा था, फ्रेंड्स को भी, खाना भी खा रहे थे, मजे कर रहे थे। और आफ्ताब अपने गर्लफ्रेंड के फोन से उसके डैड को यानी श्रद्धा के डैड को खुद ही मैसेज कर रहा था कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ, ब्ला ब्ला। बस श्रद्धा के पापा के एक कंप्लेंट की वजह से ही आफ्ताब पुनेवाला पकड़ा गया एंड द केस वाज क्लोज्ड। टियर 2 द नीरज ग्रोवर मर्डर केस। नीरज ग्रोवर 25 साल का टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना स्टार जो कि अपने फ्रेंड कन्नड़ा एक्ट्रेस मारिया सुसाई राज के प्यार में पड़ जाता है। मारिया को पता था कि नीरज जो है वो उसके ऊपर लव इंटरेस्ट रखता है, फिर भी वो ना उसके साथ कैजुअल फ्लर्टिंग करती रहती थी और फ्रेंडशिप के बहाने उसका हाथ पकड़ना, साथ साथ घूमने जाना, ये सब करती रहती थी। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, मारिया सुसाई राज के नए फ्लैट में शिफ्टिंग के लिए नीरज ग्रोवर जाता है उसकी हेल्प करने। ठीक है, और उसके 2-3 दिन बाद वो गायब हो जाता है। नीरज के दोस्त जब नीरज के फोन में फोन करते तो वो फोन उठाती मारिया सुसाई राज और वो ना बहुत सस्पिशियस रिप्लाई देती थी अबाउट वेयर इज नीरज। इससे ना उनका शक पड़ता है कि जरूर नीरज के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और जब ये लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पुलिस जब मारिया को उठा लेती है उसके बाद एक ऐसा खुलासा होता है, ओ माय गॉड। अगर आप 35 पीस से डर गए हैं तो टियर 2 में 300 पीसेस है।
एक्चुअली मारिया सुसायराज एक डबल गेम खेल रही थी। उसका ऑलरेडी एक फियांसे था जिसका नाम था मैथ्यू। अब मैथ्यू को जब पता चला कि यहाँ पे नीरज और मारिया के बीच कुछ चल रहा है, वो अपना आपा खो देता है और वो उस फ्लैट में आके सबसे पहले वो नीरज को वहीं पे खत्म कर देता है। उसके बाद दोनों मिलके उस बॉडी को 300 टुकड़ों में बांट देते हैं और 3 बड़े बड़े अटैची में भर के वहां से दूर मनोर के जंगल में जाके फेंक के आते हैं। यही नहीं, वो उनमें आग भी लगा देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना बचे। बट फाइनली पुलिस इन लोगों को पकड़ ही लेती है। इसके क्रूरटी लेवल को देखते हुए कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानती है और यहाँ पे मैथ्यू को 10 साल की सजा और मारिया सुसायराज को हेल्प करने के लिए 3 साल की सजा हुई थी। टियर 3 नैना साहनी मर्डर केस और द तंदूर मर्डर केस, एक ऐसा केस जिसने पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया था। ठीक है, 29 साल की नैना साहनी जो कि एक यूथ कांग्रेस की लीडर थी, शर्मा के प्यार में पड़ जाती है जो एक यूथ कांग्रेस का लीडर भी था और उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट का मालिक भी था। ठीक है, दोनों की शादी हो जाती है और नैना साहनी जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत थी और सुशील जो है वो हमेशा शक करता था कि शायद नैना उसके ऊपर चीट कर रही है। तो एक दिन सुशील घर आया और आके देख रहा है कि नैना किसी के साथ फोन में बात कर रही है। सुशील पूछता है कि तुम किसके साथ बात कर रही हो? नैना बोलती है कि ये बस वर्क रिलेटेड में बात कर रही हूँ। बट ये सुन के ना सुशील का दिमाग हिल जाता है और वो एक गन लेके आता है और अपने ही बीवी को वहीं पे मारने के बाद उसको पता चलता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो वो क्या करता है, अपने ही बीवी को वो पहले काटता है और फिर वो उसको अपने रेस्टोरेंट में लेके जाता है और छत के ऊपर तंदूर के अंदर वो डेड बॉडी को डाल के उसके ऊपर तेल डाल के आग लगा देता है। जब लोकल्स को ऊपर से धुआं उठता दिखा तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। पुलिस जब वहां पे पहुंची तो उनको कुछ ऐसा देखने को मिला, तंदूर के ऊपर से एक हाथ ऐसे निकला हुआ है। There was a literal dead body in that तंदूर। जुलाई 1995 का ये केस हमें बताती है कि अगर किसी गलत इंसान से शादी हो जाए ना तो जान भी चली जा सकती है। वैसे ये लिस्ट जितना और डीपली जाएगी, मर्डर्स और भी ज्यादा क्रीपी होते जाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है, अगर डर नहीं लग रहा है तो। टियर 4 संजय एंड गीता मर्डर और द रंगा बिल्ला केस। 1978 का एक ऐसा मर्डर जिसको इतिहास आज भी याद रखता है बस इसके क्रूरटी के लिए। रंगा और बिल्ला 2 किडनैपर्स थे जो कि दिल्ली के एक होटल से एक कार चुरा के भाग रहे थे। ठीक है, तभी रास्ते में उनको 2 भाई बहन मिलते हैं जो कि लिफ्ट मांग रहे थे। तो वो रंगा और बिल्ला किडनैपिंग के लिए शिकार ढूंढ ही रहे थे। इतना इजी शिकार उन लोगों को मिल जाएगा उन्होंने सोचा नहीं था। तो वो उन दोनों को गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब ये दोनों संजय और गीता चोपड़ा जो कि एक नेवल ऑफिसर्स के बच्चे थे, गीता की उम्र 16 साल और संजय की उम्र महज 14 साल थी। ये दोनों हिच हाइकिंग के लिए जंगल में गए थे। ठीक है, और आते वक्त ये लोग लिफ्ट मांग रहे थे घर पहुंचने के लिए। अब जब रंगा और बिल्ला गाड़ी चला रहे हैं, इनको बहुत ही खुशी हो रही है कि इनको अच्छा शिकार मिला है क्योंकि ये दोनों भाई बहन इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि इन्होंने बहुत अमीर घर के बच्चों को उठा लिया है, अब फिरौती के लिए ये बहुत अच्छा खासा पैसा मांग सकते हैं। बट जब इन लोगों को पता चला कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे हैं तो इन दोनों के अंदर का शैतान जाग जाता है। एक्चुअली रंगा और बिल्ला दोनों डर गए थे कि अगर इन दोनों को छोड़ दिया तो हम दोनों तो जेल गए। इसलिए ये लोग इन दोनों बच्चों को, सबसे पहले संजय को तो गाड़ी में ही इन्होंने छुरी भोंकना चालू कर दिया, बेचारा वहां पे तड़प रहा था। फिर ये इन दोनों को लेके किसी एक रिमोट लोकेशन में जाते हैं और जाके सबसे पहले वो गीता के साथ जो आप सोच सकते हैं वही करते हैं और करने के बाद ये इन दोनों को टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं। ये केस वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट चाइल्ड मर्डर केस है थ्रू आउट हिस्ट्री। 1980 में रंगा और बिल्ला दोनों को फांसी दे दी गई थी।
अच्छा हुआ। Tier 5 निक्की यादव मर्डर केस। ये एक बहुत ही रीसेंट मर्डर केस है, बस 2023 की। ठीक है, 22 साल की निक्की यादव दिल्ली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए आती है 2018 में, और वो मिलती है साहिल से, जो भी सेम काम के लिए दिल्ली आया हुआ था। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जैसा होता है। ठीक है, 2019 में कोविड के लिए निक्की यादव जो है वो अपने घर चली गई, और 2022 में जब वो फिर से पढ़ाई करने के लिए आती है, तब वो सुनती है कि साहिल किसी और लड़की से शादी करने वाला है। निक्की उसको बोलती है कि तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। साहिल बोलता है कि मैं अपने पापा से बहुत डरता हूं, और ये अरेंज्ड मैरिज है जो मेरे पापा ने सेट की है। निक्की फिर भी उसके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा करती है, तो इसीलिए साहिल बोलता है कि ठीक है, हम दोनों ना भाग चलेंगे, तुम कल सुबह तैयार रहना, हम लोग द्वारका से होते हुए चले जाएंगे कहीं पे। तो निक्की ऐसे ही रेडी है, सूटकेस लेके कार में वो उठती है, और फिर से इन लोगों का झगड़ा शुरू हो जाता है। अब साहिल का दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि वो एक चार्जर का केबल लेके गला घोंट के वहीं पे निक्की यादव को कार में ही, और उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो वो फोन लगाता है उसके बाप को। उसका बाप बोलता है कि तुम हमारे ढाबे में ले आओ उसको, उनका एक ढाबा भी है। तो वो ना बॉडी को लेके उस ढाबे में चला जाता है, और ढाबे के फ्रिज में उस बॉडी को रख देता है, और अगले दिन जाके वो अपने फियांसे से शादी भी कर लेता है, और एकदम नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। खैर, बाद में पुलिस इन बाप बेटे सबको पकड़ लेती है, बट जस्ट इमेजिन Tier 6 प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस। 26 साल की प्रियदर्शनी मट्टू एक लॉ स्टूडेंट थी, जिसका फ्यूचर एक ब्राइट था, हंसती खेलती लड़की। उसके ऊपर गंदा नजर पड़ जाता है संतोष सिंह का। अब संतोष सिंह एक पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर का बेटा था, इसलिए उसका ना दिमाग बहुत ज्यादा था, जैसे किसी विधायक का भतीजा होता है वैसा। तो वो ना हर वक्त प्रियदर्शनी को वो हरास करता था। ठीक है, प्रपोज करता था, हाथ पकड़ता था, हर वक्त उसके ऊपर वो हरास करता रहता था। प्रियदर्शनी ऑलरेडी उसके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड थी, बट उसके बाद संतोष ने जो किया वो किसी ने सोचा नहीं था। 1996 23 जनवरी वसंत कुंज के उसके फ्लैट में जब प्रियदर्शनी अकेली थी, संतोष उस फ्लैट में जाता है, उस हेलमेट को प्रियदर्शनी के सर पे मार के उसका पूरा मुंह लाल कर देता है। उसके बाद वो उसका गला घोंट देता है, और फिर उसके साथ गलत काम भी करता है। कितना कूल माइंडेड आदमी था, उसको पता था कि पापा तो सब कुछ संभाल ही लेंगे, कि उस लड़की के साथ गलत काम करने के बाद वो उसका फेस पकड़ के दीवार में मार मार के उसका पूरा फेस खराब कर देता है। और इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक फ्लॉ ये भी है कि इस केस का वर्डिक्ट देने में कोर्ट को 10 साल लग गए। 10 साल। इमेजिन, एक माँ फ्रिज खोलती है और फ्रिज के अंदर रखा है उसकी बेटी की सड़ी गली लाश, जिसके ऊपर कीड़े पड़ गए हैं। Just imagine. Tier 7 द महालक्ष्मी मर्डर केस। महालक्ष्मी जिसका एक पति भी है और बेटी भी है, बट वो सेपरेट रहते थे। ठीक है, महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी, और वहां पे वो मुक्ति रंजन रॉय के प्यार में पड़ जाती है। अब मुक्ति रंजन बहुत ही पॉजिटिव टाइप का एक आदमी था। जब वो देख रहा है कि महालक्ष्मी जो है वो अपने पति से अभी मिल रही है, अपनी बेटी से मिल रही है, तो वो नॉर्मल लाइफ में जा रही है, ये बात मुक्ति रंजन को पसंद नहीं आया। मुक्ति रंजन चाहता था कि महालक्ष्मी बस उसके साथ ऑब्सेस्ड रहे, बट महालक्ष्मी का एक और भी लाइफ था मुक्ति रंजन को छोड़ के भी, ये मुक्ति रंजन को राज नहीं आए। इसलिए एक दिन वो उसके फ्लैट में जाता है, उसके साथ झगड़ा करता है, फिर वो उसको चाकू मार देता है। उसके बॉडी को वो 60 पीसेस में काट के उसी के फ्रिज के अंदर डाल के, और जो सारे खून धब्बे थे उन सबको क्लीन करके वो चुपके से रात को ट्रेन पकड़ के उड़ीसा अपने घर भाग जाता है।
महालक्ष्मी की माँ 10-15 दिन तक अपने बेटी को कांटेक्ट करती रही, बट महालक्ष्मी फोन नहीं उठा रही। क्यों? क्योंकि मुर्दे फोन नहीं उठाते। उसके बाद पड़ोसी कंप्लेन करने लग गए हैं कि उस फ्लैट से बहुत ही भयानक किस्म की बदबू आ रही है। उसके माँ और बहन को यह खबर दी गई, और जब उसकी माँ उसके कमरे में आती है, फ्रिज खोलती है, तो वो क्या देखती है? मॉल में काम करती महालक्ष्मी, जिसने अपने लिए बस एक अच्छी जिंदगी मांगी थी, फ्रिज के अंदर कटी हुई सड़ी हुई कली। इस केस का एक आफ्टरमैथ भी है। जब पुलिस मुक्ति रंजन रॉय के पीछे उड़ीसा गई, तो जाना गया कि मुक्ति रंजन ने अपने आप को फांसी लगा ली है, और उसने सुसाइड नोट में ये पूरा सब कुछ उसने कबूल कर लिया, और उसने ये भी बोल दिया कि उसने जो मर्डर किया वो एकदम हिट ऑफ द मोमेंट में किया। उसको मर्डर करने की कोई भी इच्छा नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी। So these were the most horrific Indian murders iceberg that I have explained. यार चैनल के तो लग गए हैं, फिर भी बोलूंगा कि सपोर्ट करना यार, अब क्या ही बोलूं। ये स्क्रिप्ट, इस वीडियो के आखिरी 3 जो मर्डर्स थे वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, और मैंने सोचा कि इसको पार्ट 2 के लिए बचाया जाए। तो अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। अभी मतलब लाइन चली गई है, तो मैं ऐसे ही फ़ोन में ही ये ऑडियो शूट कर रहा हूँ, बाद में लगा दूँगा एडिट में।